Hello children, in the previous video we have discussed about the revolutionary parties of Russia and also about Bolshevik and Menshevik. So Bolshevik, as I have said, was a party formed by Vladimir Lenin, or we can say that the Socialist Republican Party was divided into two, that is Bolshevik and Menshevik. तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें देखा था कि कैसे बोल्शेविक पार्टी जो है उसका गठन किया था व्लादिमीर लेनिन ने, और उसको एक नया नाम दिया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक जो थे उन्होंने एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन किया 1917 में। फरवरी 1917 जो फरवरी रेवोल्यूशन है वो उन्हीं के द्वारा किया गया था, जिसने रशिया और रशियन सोसाइटी को एक नया स्ट्रक्चर दिया, एक नया आयाम दिया। मेंशेविक जो मैंने कहा कि ये माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ वर्कर्स थे और रशिया के, और ये पार्लियामेंट्री मेथड्स पे बिलीव करते थे, और वो पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शंस, ये इसमें बिलीव करते थे कि जार का जो शासन है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस द्वारा या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 1905 रेवोल्यूशन, जो बहुत टर्बुलेंट टाइम था रशिया के लिए। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में रशिया जो था वो ऑटोक्रेसी ही था, रशिया में जार का रूल था, और जार के जो था वो एब्सोल्यूट पावरफुल था, उसका पार्लियामेंट के तरफ कोई जवाबदेही नहीं थी, या ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो जो रिवोल्यूशन शुरू हुआ 1905 में, सोशल डेमोक्रेट्स और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे वो एक साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। पीसेंट्स और वर्कर्स के डिमांड को लेकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही, और उनको नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया। जो नेशनलिस्ट थे, जैसे कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जद्दिस थे और जो मॉडर्न इस्लाम के चाहने वाले थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये जो समय था ये बहुत ही उथल पुथल का समय था रशिया के लिए, और रशियन वर्कर जो थे एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। 1904 में प्राइजेस जो थे वो आसमान छू रहे थे, प्राइस हाइक हो चुके थे, इसीलिए रियल वेजेस जो थे वर्कर्स के वो 20% तक डिक्रीज होने लगा था। रियल वेजेस यानी हम कह सकते हैं कि जितने में वो कुछ जैसे जितना वो कमा रहे हैं उसका वैल्यू जो था वो बहुत ही कम हो चुका था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो है वो सोशलिस्ट जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पार्टीज थे उसको उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, ताकि वो ये जो बैड टाइम है इससे कोई ना कोई मूवमेंट चला के इस टाइम को वो लोग चेंज कर सके। तो रशियन असेंबली के 4 मेंबर्स रशियन वर्कर्स जो थे उन्होंने पुतिलोव आयरन वर्क्स जो इंडस्ट्रियल एक्शन था वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 जो वर्कर्स थे उन्होंने वहाँ स्ट्राइक कर दिया। और ये स्ट्राइक का डिमांड क्या था, वो चाहते थे कि वर्किंग आवर्स कम हो, उनके वेजेस में इंक्रीजमेंट हो या इन्हांसमेंट हो, और उनका वर्किंग कंडीशन जो है वो ठीक किया जाए, या और बेटर वर्किंग कंडीशंस उनको दिया जाए। इसके बाद ब्लडी संडे, ये संडे ऐसा था रशियन वर्कर्स के लिए, इसको ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है। इस दिन 1905 में एक संडे जो वर्कर्स थे रशिया को, उनको फादर गेपॉन विंटर पैलेस ऑफ जार जहाँ रहता था उसका उस पैलेस का नाम था विंटर पैलेस। वहाँ वो लोग एक पिटीशन लेके गए, एक हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट लेके गए रशियन जो वर्कर्स थे उनकी तरफ से, लेकिन वहाँ उनकी बातों को सुनने के बजाय उन पे पुलिस द्वारा अटैक किया गया। और कोसैक्स यानी जो एम्परर की आर्मी होती है, या हम कहेंगे अंगरक्षक, उन्होंने अटैक किया, उनके ऊपर गोली चला दी गई, ओपनली फायर किया गया उनके ऊपर, जिससे कि 100 से भी ज़्यादा
जो वर्कर्स थे उनकी डेथ हो गई, 300 से ज़्यादा वर्कर्स जो थे वो घायल हो गए। तो इस इंसिडेंट को रशियन हिस्ट्री में ब्लडी संडे कहा जाता है। ब्लडी संडे यानी फादर गेपॉन एक पिटिशन लेके जाते हैं, एक कहानी के अगर माध्यम से आप सुनना चाह रहे हो तो फादर गेपॉन एक पिटिशन लेके जाते हैं विंटर पैलेस पे, लेकिन उनकी पिटिशन को सुनने के बजाय उनके ऊपर और जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर ओपनली फायर कर दिया जाता है, और उसमें 100 वर्कर्स और 300 वर्कर्स जो 100 वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी जान गंवाई, और 300 से ज़्यादा लोगों ने को जख्म हुए या वो लोग घायल हुए। तो इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। तो इसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत बड़े रहे। ब्लडी संडे का इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहला इफ़ेक्ट रहा कि पूरे देश में स्ट्राइक्स जो है वो होने लगे, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए, जो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट बॉडीज़ थे उन्होंने भी सिविल लिबर्टीज़ की मांग करनी शुरू कर दी। सिविल लिबर्टीज़ यानी जो सिविलियंस हैं उनको कुछ हद तक आज़ादी मिले, इसकी मांग शुरू कर दी। डॉक्टर, इंजीनियर, मिडिल क्लास जो भी वर्कर्स थे उन्होंने यूनियंस का गठन करना शुरू कर दिया, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन की मांग उन्होंने की, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। 1905 इलेक्शन में जब ज़ार को ये लगा कि इलेक्शन नहीं, रिवॉल्यूशन, जब ज़ार को लगा कि ये रिवॉल्यूशन वो सप्रेस नहीं कर सकता, तो उसने ड्यूमा का गठन किया। ड्यूमा एक कॉन्स्टिट्यूएंट एक कंसल्टिव पार्लियामेंट बॉडी था जिसको ड्यूमा कहा जाता था। उसने ड्यूमा का गठन किया, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद फैक्ट्री जो ट्रेड यूनियंस थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, उन्होंने भी ट्रेड यूनियंस का गठन शुरू कर दिया। ये 1905 जो ब्लडी संडे है इसके बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा कमिटीज़, यूनियंस अनऑफिशियली जो चल रहे थे उनको इलीगल घोषित कर दिया गया 1905 के बाद, और सीवियर रिस्ट्रिक्शंस सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, जो भी एक्टिविटीज़ चल रहे थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रशिया में, ज़ार ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो जो ड्यूमा का गठन हुआ था, ये ज़ार ने अलाउ किया था कि ठीक है इलेक्ट के मेंबर्स आए और कंसल्टिव एक असेंबली बनाए, तो इसको भी ज़ार ने 75 दिनों के बाद ही, 75 दिन लगभग 3 महीने के बाद ही इसको 75 दिनों के बाद ही इसको फर्स्ट जो ड्यूमा था उसको डिसमिस कर दिया ज़ार ने। रशिया का जो ज़ार था यानी वहाँ का जो राजा था उसने इसको डिसमिस कर दिया। फिर डूमा का इलेक्शन हुआ, 3 महीने के अंदर ही डूमा का इलेक्शन हुआ, और फिर से सेकेंड ड्यूमा 3 महीने के अंदर फिर से चुनकर आया। तो ज़ार का ये मानना था कि वो सुप्रीम है, वो एब्सोल्यूट पावर उसके पास है, और उसके अथॉरिटी को यानी उसके पावर को, उसके शासन को कोई चैलेंज नहीं करे। तो ड्यूमा में उसने क्या किया, उसने वोटिंग लॉज जो थे उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया ड्यूमा में, और जो भी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरी जो चेंज चाहते थे, जो चाहते थे कि ज़ार का शासन हट जाए, उनको वहाँ से ड्यूमा से उसने बेदखल कर दिया या हटा दिया। और इसी समय शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसमें रशियन अम्पायर का क्या रोल रहा इसके बारे में ज़रा मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे कि हम सब जानते हैं 1914 में शुरू हुआ, और इसमें 2 यूरोपियन अलायंस थे। पहले अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये सेंट्रल पावर्स के नाम से जाने जाते थे, और दूसरा जो अलायंस था उसमें था, अलायंस यानी गठबंधन या गठजोड़ था देशों का। दूसरे अलायंस में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। बाद में इसमें इटली और रोमानिया ने भी ज्वाइन किया था। तो हर एक कंट्री का अपना एक ग्लोबल एम्पायर था। सो जो वॉर था ये यूरोप के बाहर भी फाइट किया था, यानी उनके अलग अलग कॉलोनीज थे हर एक यूरोपियन कंट्रीज़ के। जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी, बहुत सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी या अमेरिकन कंट्रीज़ भी कॉलोनीज़ थी। तो
ये सिर्फ यूरोप तक ही युद्ध सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप के बाहर भी ये युद्ध होने लगा और इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर नाम दिया गया। यानी पूरे वर्ल्ड वाइड ये युद्ध चल रहा था, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर नाम दिया गया। फाइनली वॉर जो था वो रशिया में पॉपुलर हुआ, क्योंकि रशियन पीपल नेशनलिस्ट बहुत होते हैं, देश के प्रति बहुत ज़्यादा उनको अपनी श्रद्धा होती है, तो ये पॉपुलर हुआ और आखिरकार वहाँ के लोगों ने ज़ार निकोलस II जो था उन्होंने सपोर्ट किया इस वॉर में कि यस हम लोग देश की तरफ से है, और उन लोगों ने सपोर्ट किया, रशियन आर्मी को सपोर्ट किया। ज़ार ने पूरे कमांड रशियन आर्मी की अपने हाथ ले ली और वो कोर्ट छोड़ के यानी राजभवन छोड़ के अब वो बैटलफील्ड में पहुंच गया। और क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ सेंट्रल पावर था, एक तरफ यूरोपियन अलायंस जो थे सेंट्रल पावर, और दूसरा एक अलायंस था, तो यहाँ जर्मनी इनके अगेंस्ट था। और अगर हम आगे के अगर चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो जब वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे तो जर्मनी के बारे में जब हम नाजी जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है तो उसमें पढ़ेंगे कि जर्मनी जो थी कैसे उसने रशिया के ऊपर अटैक किया। तो एंटी जर्मनी जो फीलिंग है पूरे रशिया, एंटी जर्मन फीलिंग सेंटिमेंट्स पूरे रशिया में स्ट्रांग हो गए। दो जरीना जो थी, जरीना यानी जार की वाइफ अलेक्जेंड्रा, वो खुद जर्मन मूल की थी, वो एक जर्मन मूल की थी, और उसके जो एडवाइज़र थे रस्पुतीन, ये भी एक जर्मन मूल के ऑटोक्रेट थे। तो ये जो ऑटोक्रेसी थी, क्योंकि ज़ार तो था नहीं, ज़ार तो युद्ध में गया था, तो जरीना और रस्पुतीन इसके खिलाफ लोगों के अंदर एक हेट्रेड की भावना जगने लगी। बिगिनिंग में वॉर में रशिया को कुछ सक्सेस तो मिला, लेकिन बाद में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों 1914 और 1916 में बुरी तरीके से हार हुई रशिया की। और जो अनट्रेंड फार्मर्स थे, यानी अब रशिया में लोग नहीं बचे थे, तो जो फार्मर्स थे, किसान, वर्कर्स, लेबरर्स, सबको ज़बरदस्ती वॉर के लिए भेजा जाने लगा। और जितने भी वॉर मटेरियल या फूड स्टफ्स जो थे वो लोगों से लेकर, यानी लोग जो है वहाँ की रशियन जो पीपल है वो बद से बदतर हालत में थे, लेकिन ये सारा कुछ जो है वो आर्मी के लिए भेजा जा रहा था। तो 7 मिलियन रशियन कैजुअलिटी हुआ था, यानी 7 मिलियन लोग रशिया में 1917 तक ये युद्ध की वजह से मारे गए थे। तो जैसे ही रशियन आर्मी पीछे हटती थी, यानी जिस जगह से वो जानती थी कि नेक्स्ट जो आर्मी आएगी उसको हरा सकती है, तो वहाँ से अगर वो पीछे हटती थी तो वहाँ के जितने भी क्रॉप्स थे उस क्रॉप्स को वो जलाते हुए हटती थी, यानी क्रॉप्स को बिल्कुल जला देती थी, नष्ट कर देती थी, जिससे कि आर्मी अब अनपॉपुलर हो गया था, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका लगाया हुआ जो अनाज है या जो क्रॉप है उसको कोई डिस्ट्रॉय करे। और इसीलिए आर्मी वहाँ अनपॉपुलर हो चुकी थी, और इससे जितने वहाँ आसपास के घर थे, रशिया जहाँ से रिट्रीट कर, जहाँ से पीछे जाती थी वहाँ आग लगा देती, तो वहाँ के लोग बहुत सारे जो है वो बेघर हो गए, उनके पास घर नहीं बचा। तो वॉर जो था वो रशिया में सिर्फ एक ही जगह नहीं लड़ी जा रही थी, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट के दोनों जगह ये वॉर लड़ी जा रही थी। तो ईस्टर्न फ्रंट जो था वो वेस्टर्न फ्रंट से बिल्कुल ही अलग था। वेस्टर्न फ्रंट में आर्मीज जो थे वो ट्रेंचेस यानी बंकर जो होते हैं या मिट्टी खोद के जो अंदर वहाँ युद्ध कर रही थी। लेकिन ईस्टर्न जो फ्रांस का एरिया था, यहाँ जो है वो ज़्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी, क्योंकि जो आर्मी थी वो एक दूसरे के सामने, एकदम बिल्कुल सामने, ट्रेंचेस में नहीं, यानी छुप के वॉर नहीं कर रही थी, एकदम आमने सामने वॉर कर रही थी। तो ये जो सिचुएशन था ये बहुत ज़्यादा बुरा था, इस वजह से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ रशियन आर्मी की हो रही थी। तो ये सिचुएशन जो था ये माना जाता था कि ये ज़ार की वजह से है, ज़ार को डिस्क्रेडिट यानी इसका अपयश जो है वो ज़ार को मिला। बहुत सारे सोल्जर्स जो थे अब वो युद्ध करके थक चुके थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो ये इस युद्ध का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा
पूरी रशिया में इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट रहा। इसके बाद जो कंट्री का जो जर्मनी से जो सप्लाई आता था वो सप्लाई बंद हो गया। 1916 में जो रेलवे लाइंस थे वो ब्रेक होने लगे। जो अच्छे खासे जो तंदुरुस्त व्यक्ति थे रशिया में, उनको युद्ध पे जाना होता था, इसलिए लेबर की कमी होने लगी रशिया में। वर्कशॉप्स जो थे वो बंद होने लगे। ग्रेन्स भी जो थे वो सप्लाई ग्रेन्स की वो कम होने लगी और इस वजह से स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो ये सारे जो थे वो इम्पैक्ट्स थे या प्रभाव थे वॉर के। रशिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बाद ही होता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो पेट्रोग्राड में शुरू होता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन।